हम हेल्थ की डेफिनेशन जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ की जो डेफिनेशन की है उसमें उन्होंने बताया है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन हमारे जो शास्त्र और संस्कृति है उनमें इन सब के साथ हमारे आत्मा की स्वस्थता और हमारा निसर्ग के साथ जो सहजीवन है वो सहजीवन भी स्वस्थपूर्ण होना इंक्लूड किया है। और ये सब जब स्वस्थ होते हैं तभी हम स्वास्थ्यपूर्ण होते हैं। चलो हम देखते हैं पहले दो तस्वीरें। इस तस्वीर में आपको क्या अच्छा लगता है हम देखते हैं। क्या देखते हैं हम इस तस्वीर में? हर एक के हाथ में क्या है? मोबाइल है या रिमोट है। और मोबाइल, रिमोट, लैपटॉप से हर कोई दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन बैठे बैठे मिल रही है। घर बैठे ही सब कुछ काम हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, और ये सब बैठे बैठे ही हो रहा है। और इसके साथ खानपान भी चल रहा है। और ये खानपान में क्या देखते हैं आप? सब फास्ट फूड है, वेफर्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पिज्जा बर्गर है। तो ये सारी चीजें आपको कैसी लगती है? और अब हम देखते हैं ये दूसरी तस्वीर जिसमें देखते हैं कि हम आदमी जो है इस तस्वीर में वो निसर्ग से जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है या शांति से निसर्ग का आस्वाद ले रहा है। और यहाँ पिछली तस्वीर में आपने देखा उसमें जो जो भी शख्स दिखाई दिया वो क्या है? मोटा है, स्थूल है, ओबेस है। लेकिन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मोटा नहीं दिखाई दे रहा है। शारीरिक कष्ट और निसर्ग के साथ जुड़े होने के वजह से यह स्लिम ट्रिम है। ये आधुनिक जीवन शैली जो हम जी रहे हैं उसमें क्या है कि किसी न किसी वजह से हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है। इस भाग दौड़ की वजह क्या है किसी को पता नहीं है। दो वजह है, एक है मेरी उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफेद से क्यों, और दूसरी है नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड। और ये क्यों है? क्योंकि जीवन शैली से रिलेटेड कुछ गलत विचारधाराओं के बहाव में हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली जो जीवन शैली होती है उसमें उच्च विचार, शिक्षा और संस्कार सम्मिलित होते हैं। लेकिन आजकल जीवन शैली से आधुनिक संपन्नता और संसाधन जुड़ गए हैं और इस बहाव में हम आ गए। इसलिए इसी संपन्नता को मेंटेन करने के लिए हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। और इस भाग दौड़ में हमें क्या मिलता है? बहुत सारा स्ट्रेस मिलता है। हमारा लाइफ पूरी तरह से स्ट्रेसफुल हो गया है। और इस जो लाइफस्टाइल में है हमें जो कुछ मिलता है वो बैठे बैठे मिलता है। कहीं हमें जाना नहीं होता है, आना नहीं होता है, कुछ शारीरिक कष्ट नहीं करने होते हैं, जिसकी वजह से पूरी जीवन शैली बैठी हो गई है। हमारा लाइफ सीडेंटरी हो गया है। इस संपन्नता के पीछे जो दिखावटी है, इसके पीछे भागते भागते हम कहाँ आ गए हैं? शहरों की कंक्रीट भरी जंगल में आ गए हैं। और इस वजह से हम निसर्ग से, शुद्ध हवा से, पेड़ पौधों से, फूलों से दूर हो गए हैं। इस भागदौड़ में भागते भागते हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम कुछ अच्छा खा लें। जो भी रेडीमेड मिलता है, फास्ट फूड है, वही हम खा लेते हैं। ये बिल्कुल ही अनहेल्दी डाइट है। पौष्टिकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा निसत्व खाना हम खाते हैं और इन सब चीजों से हमारी जीवन शैली जुड़ी हुई है। हम देखते हैं कि पारंपरिक जीवन शैली क्या थी, थोड़ी उसकी झांकियां हम अब देखते हैं। उसमें है उस लाइफ जो है होती है वो पूरी तनाव मुक्त होती है। उसमें बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं रहता। हम निसर्ग के अनुसार चलते हैं, निसर्ग के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हम शारीरिक कष्ट भी करते हैं, एक्सरसाइज हो जाता है,
ऋतु अनुसार हमारा खान पान होता है। हर सीजन में हम अलग खाना खाते हैं। गर्मी जब होती है तब ज्यादा वाटर कंटेंट वाले फूड रहते हैं हमारे, जिसमें आम का रस रहता है, गन्ने का रस रहता है, अंगूर रहता है, वाटरमेलन रहता है। तो हमारी डिहाइड्रेशन जो गर्मी होती है वो कॉम्पेंसेट हो जाती है। सर्दी में हमारे संस्कृति में ज्यादा व्रत वैकल्य उपवास रहते हैं, जिसकी वजह से बारिश की वजह से पानी का जो पोल्यूशन होता है उस वजह से पेट की जो बीमारियां होती है वो प्रिवेंट की जा सकती है। और गर्मी में हमारे शरीर को ज्यादा ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ होते हैं वो हमारे खान पान में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बाजरा है, तिल है, चना दाल है। इससे बने हुए पदार्थ जो है हम ज्यादा यूजफुल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पारंपरिक जीवन शैली की है कि उसमें हम बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं। हम थैंकफुलनेस होते हैं हर चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए। हमारे महाराष्ट्र में बेंदुर और नागपंचमी जैसे जो त्योहार होते हैं उसमें हम प्राणियों के प्रति, जैसे बैल और नाग जो खेत के लिए बहुत उपयुक्त है, खेत के लिए उनकी हमें बहुत हेल्प मिलती है, तो उनके प्रति इस त्योहार के रूप में हम कृतज्ञता जताते हैं। वट पूर्णिमा जैसे त्योहार है जिसके आधार पे हम पेड़ पौधों के प्रति कृतज्ञता जताते हैं। इतना ही नहीं, हम भाई दूज, रक्षाबंधन और बलि प्रतिपदा जैसे त्योहार से रिश्तों के प्रति भी कृतज्ञता जताते हैं। धनतेरस का त्योहार जो दीपावली के त्योहार में सम्मिलित होता है, उससे हम धन्वंतरी को भी, जो हमारी स्वास्थ्य का ख्याल रखता है, उसके प्रति भी हम कृतज्ञता जताते हैं। तो पूरी कृतज्ञता जताने में हम जुड़े हुए रहते हैं इस जीवन शैली में, और ये एक संवेदनशील जीवन का पार्ट है। इसके लिए हम संवेदनशील होना हमारा बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ी सी पारंपरिक जीवन शैली देखते हैं कैसी होती है। इसमें सुबह जल्दी उठना होता है। सुबह जल्दी जागने के क्या फायदे हैं वो देखते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद हमें जो हवा मिलती है उस हवा में ओजोन विपुल मात्रा से होता है और हमारे फेफड़ों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त होता है। इस हवा में वायु तत्व ज्यादा होने की वजह से हमारा पेट साफ होने में बहुत ही मदद मिलती है। इस वजह से हमारी शरीर शुद्धि हो जाती है। सूर्य के उगने से पहले जीव जंतु निष्क्रिय होते हैं और इसमें जब हम स्नान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं शरीर से भी। त्वचा के रोम रोम खुले रहते हैं और इससे बाहर की जो शुद्ध हवा है वो हमारे शरीर में सम्मिलित होती है, जिसकी वजह से हम ताजगी महसूस कर लेते हैं। इस हवा में वाइब्रेशंस पॉजिटिव ही रहती है, जिसके लिए हमें अध्ययन के लिए मदद मिलती है। स्मरण सेंटर्स जो रहते हैं हमारी ब्रेन में वो अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसलिए इस वक्त जो पढ़ाई होती है, जो भी अध्ययन होता है, वो बहुत ही उपयुक्त होता है। इस हवा में वाइब्रेशंस जो होती है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसीलिए ये साधना के लिए, उपासना के लिए अनुकूल काल है। इस पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से हमारे जो सप्त चक्र है बॉडी में, जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में आते हैं, वो सारे सप्त चक्र जागृत हो जाते हैं। इन सप्त चक्र के जागृत होने से हम बहुत ही एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। और ये एंथुजियाज्म हम दिन भर के काम के लिए यूज करते हैं। हमारा दिन पूरा एंथुजियास्टिक, उत्साह से, एनर्जी से भरा हुआ होता है। सुबह जल्दी जब जागते हैं तो जागने के बाद तुरंत ही, मुझे याद है हमारे घर के ज्येष्ठ लोग अपने हाथ को देखकर एक श्लोक उच्चारण करते थे। वो श्लोक है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। क्या मतलब है इसका और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखते हैं हम। जब हम हाथ में लक्ष्मी का वास सोचते हैं तो हमें हमेशा कार्यरत रहने के लिए वो उद्युक्त करते हैं। हम जब हमेशा कार्यरत रहते हैं तभी हमें कुछ पैसे मिलते हैं, वो वैभव संपन्नता आती है। तो
तो अपने आप हाथ में और जीवन में लक्ष्मी जी का वास रहता है इस वैभव संपन्नता की वजह से। दूसरी बात है, लिखाई करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमें विद्या आ जाती है, हम विद्या संपन्न हो जाते हैं तो अपने आप हाथ और जीवन में सरस्वती जी का वास रहता है। तीसरी बात है, हम हमारा हर कार्य अगर भगवान के स्मरण में करते हैं तो हमारे हाथ और जीवन में प्रभु का वास रहता है और हमारा जीवन चरित्र संपन्न हो जाता है। तो इस सोच से ही हमारा जीवन वैभव संपन्न, विद्या संपन्न और चरित्र संपन्न होता है। हम सुबह उठते ही जमीन पे पाँव रखते हैं, लेकिन जमीन पे पाँव रखने से पहले एक श्लोक होता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है? हम घर में किसी को भी अपना पाँव लगता है तो क्या करते हैं? प्रणाम करके उसकी माफी मांगते हैं। लेकिन दिन भर हम जमीन पर पाँव रखते चलते रहते हैं, हमारा पाँव न जाने कितनी बार उसे छूता है, लगता है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं उनसे हमें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो हमारी ये संस्कृति और जीवन शैली है पारंपरिक, वो पहले दिन के शुरू में ही इसके बारे में गौर करती है और उठते ही हमें धरती माता पर कदम रखने से पहले उन्हें प्रणाम करना होता है और प्रणाम करते ही हमें ये श्लोक उच्चारण करना होता है, उनसे माफी मांगनी होती है, प्रार्थना करनी होती है। ये धरती माता तो बहुत ही क्षमाशील है। उन्हें हम माता बोलते हैं, वैसा आदर भी देना चाहिए ना हमें, और वैसा व्यवहार भी उनके साथ करना चाहिए। उसीलिए सुबह उनकी प्रार्थना करके, उनकी माफी मांग के हम अपना पाँव जमीन पर रखते हैं। इसीलिए मन का संवेदनाशील होना बहुत ही जरूरी है। और इस संवेदनाशीलता का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस सेशन के आखिर में देखते हैं। उसके बाद जो होता है वो एक्सरसाइज होता है। शरीर को तंदुरुस्त रखने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसका। गांव में आज भी बच्चे उछलते हैं, खेलकूद करते हैं, पूरी दिन खुली हवा में उछल कूद करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिल जाती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। नहाने से पहले वैसे तो सब बड़ों को भी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। घर में जो औरतें झाड़ू पोछा लगाती है तो अपने आप वो एक्सरसाइज हो जाती है। अपने काम खुद करने से भी खुद को एक्सरसाइज हो जाती है। आजकल हम लोग वाहन बहुत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जहां तक थोड़ी दूर के लिए जाना है हमें पैदल जाना बहुत ही हेल्पफुल है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बरकरार रहती है। और दूसरी, वाहन का उपयोग कम करने का जो फायदा है वो है पोल्यूशन कम होता है और ईंधन की बचत हो जाती है। तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है जो थोड़ी दूर के लिए हम पैदल चलते हैं। एक्सरसाइज के बाद आता है नहाना। नहाते वक्त भी एक स्नान मंत्र है, वो नहाते वक्त उच्चारण करना बहुत जरूरी है। वो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इसका भी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं। हर चीज का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, हमारी लाइफस्टाइल से जो जुड़ी हुई है। पुराने जमाने में गांव जो बसते थे वो नदी के आसपास ही बसते थे और लोग नहाने के लिए नदी में जाते थे। आज वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। चाहे कहीं भी हम नहाए, घर में नहाए या नदी में नहाए, कुछ बातों पे हमें गौर करना जरूरी है। एक जो है तो शरीर और पानी का तापमान, वो दोनों एक दूसरे से मैच करना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर पानी का तापमान ज्यादा होता है तो हमारे शरीर की त्वचा जो है उसे ईजा पहुंचती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जब हम नहाते हैं उस वक्त जो मैंने अभी मंत्र बताया, उस मंत्र का उच्चारण करने से क्या होता है कि हमारे मन में एक पवित्र भाव आता है। जो भाव है यह पवित्र, उस भाव से हम नहाते हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है शरीर के साथ साथ।
नहाते वक्त पुराने जमाने में नदी की पास वाली जो मिट्टी है वो मिट्टी यूज करते थे शरीर को साफ करने के लिए। इसमें क्या होता था, मिट्टी का जो पीएच होता है और हमारी त्वचा का जो पीएच होता है दोनों एक दूसरे से मैच करते थे। ये जो पीएच होता है, ये पीएच हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। इसीलिए इसका मैच होना, जो हम मीडियम यूज करते हैं शरीर शुद्ध करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मिट्टी से नहीं नहा सकते क्योंकि मिट्टी भी बहुत प्रदूषित हो गई है, तो इसके लिए हम बेसन और दूध यूज कर सकते हैं। नहीं तो दिवाली में हम जो उबटन यूज करते हैं वो हम अगर रोज यूज करें या वीक में एक बार भी यूज करते हैं, त्वचा बहुत खिल उठती है। तेल और उपटन लगा के जो स्नान करते हैं उसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। और हमारी संस्कृति में ज्यादातर विंटर सीजन में अभ्यंग स्नान का बहुत ही महत्व बताया है, जिसकी वजह से हमारा त्वचा का स्वास्थ्य बहुत ही मेंटेन होता है और अच्छा रहता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है नदी में स्नान करने की, कि नदी में स्नान करने से नदी के पानी में जो ऊर्जा होती है वो हमें मिल जाती है। हमें पता ही है कि नदी के आसपास जब डैम बनता है तो डैम के पास विद्युत निर्मित केंद्र होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पानी में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी लाइट जनरेशन के लिए यूटिलाइज की जाती है। तो अगर हम नदी में स्नान करते हैं तो नदी के पानी में जो ये ऊर्जा होती है हमें मिल जाती है और हम ऊर्जावान हो जाते हैं। हमारी जीवन में पूरी साल में कभी ना कभी हम किसी न किसी ऐसे स्थान में जाने चाहिए जहां हम नदी स्नान करें, समुद्र स्नान करें और इसका फायदा हमें मिल जाए। स्नान के बाद घर में होती है पूजा और प्रार्थना। घर में भगवान की पूजा करने से मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। पूजा करने से हमें एक सकारात्मकता मिल जाती है, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, जो शरीर को तो तंदुरुस्त रखती है लेकिन हमारे मन को भी बहुत तंदुरुस्त रखती है। इस पॉजिटिविटी की वजह से हमें जो सकारात्मकता मिलती है वो सकारात्मकता हमें एक दूसरे से जुड़े रखने के लिए काम आती है। आदमी आदमी से लगाव रख के रहता है और इसी वजह से जो इमोशनल सपोर्ट मिलती है, इस इमोशनल सपोर्ट की वजह से हम निर्भर हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसके बाद घर की महिला खाना बनाने में जुड़ जाती है, लेकिन खाना बनाने से पहले वो स्नान करके आती है। सुस्नात होके जब खाना बनाती है तो अपने आप हेल्थ हाइजीन मेंटेन होती है। स्वच्छता होने के बाद जब खाना बनाते हैं तो अपने आप शरीर पे और कपड़े पे होने वाले जो जीव जंतु है वो खाने में कभी भी नहीं आते और हाइजीन मेंटेन होती है। खाना बनाने से पहले ही जब अग्नि प्रज्वलन करते हैं, गैस शुरू करते हैं, हम पुराने जमाने में चूल्हे रहते थे, अब हम गैस यूज करते हैं, तो गैस जलाते ही जल और अग्नि देवता की पूजा और प्रार्थना के बाद ही खाना बनाते, क्योंकि अग्नि और जल के बिना हमारा खाना बनता ही नहीं है और हमारा खाना हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें अग्नि और जल देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो खाना बनाने से पहले इन्हें प्रार्थना, इनकी पूजा करके जब हम बनाते हैं तो इसी वक्त ये कृतज्ञता हम बाहर जताते हैं। उसके बाद खाना बनाते वक्त कोई शांति और प्रेम भाव से ही होगा, क्योंकि पूजा के बाद मन में पॉजिटिविटी होती है। कुछ नाम स्मरण या कुछ श्लोक उच्चारते हैं खाना बनाते वक्त, तो मन में जो निगेटिविटी होती है, किसी के बारे में हम बुरा भाव जो रखते हैं,
वो सब निकल जाते हैं और मन में पूरी तरह से शांति रहती है। इस शांति और प्रेम भाव से हम जब खाना बनाते हैं और वह खाना हमारे घर के सदस्यों को परोसते हैं, तो ये प्रेम भाव और शांति खाने वाले के मन में भी परिवर्तित होती है और इस वजह से हर सदस्य शांत होता है और प्यार से भरा हुआ होता है। तो अपने आप इसका रिजल्ट क्या है? घर में सुख और शांति रहती है, तनाव के लिए घर में जगह ही नहीं होती है। अब देखते हैं थोड़े खान पान के तरीके की तरफ। सुबह से पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। पारंपरिक जो ब्रेकफास्ट होता था उसमें रोटी सब्जी ज्यादातर होती है, नहीं तो अभी उपमा, पोहा, डोसा, इडली, पराठा जैसी चीजें होती है। लेकिन ये सारी चीजें स्वास्थ्यवर्धक होती है, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त ही होती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में क्या होता है? ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड, बटर, बिस्किट, 2 मिनट वाली मैगी, नूडल्स, पिज्जा, ये सारी चीजें होती है। ये सारी की सारी चीजें शरीर के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। इससे स्वास्थ्य वर्धन होता भी नहीं और मेंटेन भी नहीं होता। दूसरी बात है कि घर में जो बच्चे होते हैं तो उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो पुराने जमाने में क्या देते थे? मूंगफली, गुड़, गुड़दानी, चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स देते थे। इन वजह से स्वास्थ्य और भी अच्छा रहता था। ये थोड़े स्वास्थ्य वर्धक थे पदार्थ। आजकल क्या देते हैं? मॉडर्न लाइफस्टाइल में बच्चों को वेफर्स देते हैं, कुरकुरे देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, कैडबरी देते हैं। आपको लगता है ये चीजें स्वास्थ्य के लिए अच्छी है? नहीं, स्वास्थ्य के लिए ये भी सारी हानिकारक है। खाना खाने के बाद दिन भर काम करके बच्चे स्कूल से जाके सब घर के सदस्य घर में शाम को सूरज ढलते ही घर में हाजिर होते और हाथ पांव धो के सब लोग पूजा घर में आते हैं भगवान के सामने दिया जलाने के लिए। ये दिया जलाने का क्या मतलब है? अंधकार दूर होके घर में प्रकाश आता है। दूसरा ये भी उसका अर्थ है कि अज्ञान रूपी जो अंधकार हमारे मन में है, हमारे अंदर है, वो दूर हो जाए इस उजाले से और ज्ञान रूपी उजाला हमारे मन में, हमारे अंदर फैल जाए। इसीलिए इस वक्त दिया जला के हम शुभम करोति कह के भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके साथ हम जो शुभम करोति बोलते हैं, कहते हैं, उसमें एक और भी भाव है कि शत्रु बुद्धि विनाशाय। इसमें कितना उदात्त विचार है, देखो कि शत्रु नष्ट नहीं हो जाए, कि बल्कि हमारे मन में जो शत्रु भाव है वो ही नष्ट हो जाए। अगर ये शत्रु भाव नष्ट हो जाता है तो मन में क्या होता है? पूरा प्यार भरता है और प्रेम भाव ही होता है। तो हम व्यवहार कैसे करेंगे? प्रेम भाव से व्यवहार करेंगे। तो ये बहुत ही उदात्त विचार है और जीवन शैली है। इसके साथ भी कई बार राम रक्षा, गीता, हनुमान चालीसा जैसे पाठ होते हैं। ये पाठ से 2 बातें होती है, एक हमारी भाषा बहुत शुद्ध हो जाती है और दूसरा हमारे तन और मन दोनों का स्वास्थ्य मजबूत हो जाता है। इस वक्त घर में सारे सदस्य एक साथ हाजिर होने की वजह से सबकी विचारधारा एक जैसी होती है और इस वजह से सब लोग शांत और स्वस्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होने के चांसेस कम होते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है? घर में तान तनाव बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो ये है हमारी ये जीवन शैली। और एक बात पे हम गौर करते हैं, वो है बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी बॉडी में होती है, जिसे जैविक घड़ी बोलते हैं। ये जैविक घड़ी जीव सृष्टि के हर प्राणी में है, हर पौधे में, पेड़ में है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, तो ये हम पहले देखते हैं। इस बायोलॉजिकल क्लॉक में वैसे तो ये जो घड़ी है वो चांद और सूरज के उगने और ढलने से जुड़ी हुई है। उसके हिसाब से ये घड़ी
निसर्ग ने बनाई है हमारे बॉडी में। तो सुबह जब हम उठते हैं तो उठने के बाद हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो उसके लिए जो हमें हार्मोन्स या सीक्रेशंस जरूरी है वो इस वक्त से सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो पूरे दिन भर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी है कार्य करते हैं, जो भी कुछ हमारे से घटना घटती है, उसके मुताबिक बॉडी में उस वक्त वो स्त्राव या हार्मोन सीक्रेट होते हैं और दिन भर हम एक्टिव रहते हैं, कार्य करने के लिए अलर्ट रहते हैं इन सीक्रेशंस की वजह से। लेकिन जब दिन ढलता है, तब दिन ढलने के बाद जब रात होती है, तो रात में ये जो अभी दिन भर के हार्मोन्स होते हैं सीक्रेट, वो कम हो जाते हैं और उसके बजाय जो नींद के लिए जरूरी है वो हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और इस वक्त हमें सोना होता है। तो ये सीक्रेशन से हमारी नींद अच्छी गहरी होती है और इस गहरी अच्छी नींद होने के बाद सुबह हम फिर से तरोताजा होके हमारे काम के लिए एक्टिव हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इस घड़ी के बारे में किसी को पता नहीं, हम तो सिर्फ हमारे कलाई पर जो घड़ी है या दीवार पे टंगी हुई जो घड़ी है उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन अब हमें इस घड़ी के लिए, घड़ी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है और अनिवार्य भी है, क्योंकि इस घड़ी के खिलाफ जब हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम सुबह ज्यादा देर तक सोते हैं तो एक्टिवनेस के लिए जो सीक्रेशंस है वो नींद के लिए हेल्पफुल नहीं है और जब रात में सोने के लिए सीक्रेशंस है वो कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये दो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हो जाती है और इनका असर तो हेल्थ पे होना ही है और हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। हम जब देखते हैं निसर्ग में एक भी जीव इस घड़ी के खिलाफ नहीं चलता है, पूरे के पूरे सारे जीव इस घड़ी के मुताबिक चलते रहते हैं। हम सुबह जब जागते हैं तो क्या देखते हैं, बाहर पंछियों की आवाज आने लगती है, सूरज के उगने से पहले पंछी जाग जाते हैं और वो बू करते हैं हमारे दिनचर्या के लिए। और रात में जब सूरज ढलता है तो ये पंछी वापस घर आने लगते हैं। ये सब हम रोज देखते हैं। तो इससे हमें पता ही चलता है कि निसर्ग के हिसाब से चलना होता है। इसका हम निसर्ग के हिसाब से नहीं चलते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो हम आज भुगत रहे हैं। हमने देखा है कि चीन में क्या हुआ कि लोगों ने खाने के लिए क्या इस्तेमाल किया, बैट को इस्तेमाल किया। ये निसर्ग के खिलाफ है और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, उसका कलेक्शन करके रखा है, संग्रह करके रखा है और उस संग्रह में कहीं पे इन वायरस का म्यूटेशन हो गया और इस म्यूटेशन की वजह से आज 1 साल से पूरी दुनिया झगड़ रही है। दुनिया का हाल पूरा बेहाल हो गया है, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है, मानसिक बिगड़ गया है और पूरे देश का आर्थिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। कितना गहरा असर इस का पूरी दुनिया पे हो गया है। तो इसका जब हम ख्याल हमारे दिमाग में रखते हैं तो ये हमें पता चलता है कि इसको फॉलो करना कितना जरूरी है। अब देखते हैं थोड़ी कंपैरिजन आधुनिक और पारंपरिक जीवन शैली की। आधुनिक जीवन शैली में सारी बातें स्वास्थ्यवर्धक है और आधुनिक जीवन शैली में जो है वो खान पान और रहने का रहन सहन का तरीका है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल खिलाफ है। इसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है, बीमारियां होती है, वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रदूषण ज्यादा हो जाता है। तो ये जो दो हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो पारंपरिक है उसमें मैक्सिमम चीजें इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए और यूजफुल भी है
और आधुनिक में जो देखते हैं तो ज्यादातर चीजें हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने हमें दुनिया से जुड़ा दिया है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हमें घर में एक क्लिक में मिल जाती है। इंटरनेट की वजह से, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सभी से हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। लेकिन इसीलिए हम क्या करें, आधुनिक लाइफस्टाइल के जो अच्छी चीजें हैं वो, और पारंपरिकता में जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। स्वास्थ्य में हमने पहली बार क्या देखा है, स्वास्थ्य में तन, मन, आत्मा और निसर्ग के साथ होता है हमारा जो सहजीवन। ये सारे के लिए जो स्वास्थ्यपूर्ण चीजें हैं वो हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हम वो यूटिलाइज करना हमारे जीवन में शुरू करते हैं। हमने देखा है, अगर आपने पूरी सारी स्लाइड्स ठीक से देखी है तो एक बात पे आपने गौर किया होगा कि स्वास्थ्य के साथ पारंपरिक जीवन शैली में क्या है कि मंत्र, जप, प्रार्थना, पूजा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको थोड़ा ज्यादा दिया गया है। इसके पीछे क्या बात है? इन चीजों से, इन पूजा, प्रार्थना, मंत्र की जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? सकारात्मकता मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। जब हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलती है तो अपने आप हमारे अंदर जो निगेटिविटी है वो निकल जाती है। ये निगेटिविटी तान तनाव, झगड़े, क्रोध, बाकी सारी चीजों से आती है, ये निकल जाती है और हमारे मन में पूरी की पूरी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ये पॉजिटिव एनर्जी हमें अच्छे काम, सेंसिटिविटी हमें प्रदान करती है। हम संवेदनशील रहते हैं और ये संवेदनशीलता रिश्तों की नींव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम संवेदनशील रहते हैं तभी हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे को हम कुछ दुख दर्द न दे इसके बारे में हम सोचने लगते हैं, कुछ सैक्रिफाइस करने की सोच सकते हैं। और जब हम ये सारी सोच हमारे दिमाग में, मन में होती है, तभी हम दूसरे को सुख देते हैं और हमारे रिश्ते में सुख और शांति और सिर्फ हैप्पीनेस होता है। तो इस पारंपरिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण फायदा क्या है कि हम हमेशा हैप्पी रहते हैं, दूसरे को भी हैप्पी करते हैं। इस वजह से पूरी की पूरी टेंशन हमारी कम हो जाती है। और पूरी टेंशन जब निकल जाती हमारी वजह से, तो टेंशन की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, कमर दर्द है, घुटने की दर्द है, ये मानसिक निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये है, ये सारी की सारी अपने आप दूर हो जाती है। तो ये जीवन शैली अपनाने से हमें क्या मिलेगा? हम इन बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वास्थ्यपूर्ण रहेंगे। ये स्वास्थ्य तन मन दोनों के लिए रहेगा और घर में सबके साथ हमारे रिलेशंस बहुत ही हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो घर पूरा शांति सुख से भरा रहेगा। घर पूरा सुख शांति से जब हर घर होगा तो पूरा वातावरण शांत और समृद्ध और आनंद से भरा हुआ होगा। तो चलो चलते हैं, जो भी अच्छा है दोनों जीवन शैली में वो लेते हैं और इन बीमारियों के हमारे घर से दूर रखते हैं, हमसे दूर रखते हैं और हम पूरी तरह से स्वास्थ्यपूर्ण और आनंदी रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। धन्यवाद।